नमस्कार, मैं कुमार सुमन स्टडी जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कारक चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कारक पाठ के अंतर्गत जो कर्म कारक है उस कर्म कारक के दो सूत्रों को पढ़ा था। उसमें जो पहला सूत्र था वो था कर्तुरिप्सित तमम कर्म और दूसरा था तथा युक्तम चा निप्सितम। ठीक है, पहले सूत्र का भाव ये था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दूसरा सूत्र जो था उसमें था कि अभिप्सित कर्म की तरह ही क्रिया से युक्त होने पर, ठीक है, जो अनिप्सित क्रिया है, ठीक है, जो अनिप्सित है उसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे भोजन करते हुए विष खाता है, भोजन में भात में विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है। जैसे भोजन खा रहा है, जैसे भात खा रहा है, वैसे ही विष भी उसके मुंह में जा रहा है। तो भात हो गई, भात हो गया किससे? कर्तुरिप्सित तमम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हो गई। और जैसे जिस निवाले से मुख में भात जा रहा है उसी निवाले से उसी तरह जहर भी जा रहा है, विष भी जा रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे अभिप्सित कर्म है वैसे ही अभिप्सित कर्म की तरह अनिप्सित कर्म भी, अर्थात जहर खाने की इच्छा नहीं है तो वह चीज़ भी अनिप्सित कार्य भी उसके भीतर जा रहा है, इसलिए उसकी भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? तथा युक्तम चा निप्सितम से। ठीक है, तो ये दो सूत्र हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं कर्म संज्ञा ही करता है ये सूत्र, अधिसिंह स्थासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म। देखिए ये जो अधि है ना ये उपसर्ग है और सिंह स्था और आस धातु है। कहता है कि अधि उपसर्गक सिंह स्था और आस धातु के योग में जो अधिकरण है ना उस अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। फिर से समझिए, 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इन 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग लिया अधि को। इस अधि उपसर्ग से युक्त यदि सिंह धातु हो, स्था धातु हो या आस धातु हो, ठीक, सिंह धातु शयन करने के सेंस में होता है, स्था धातु बैठने के सेंस में होता है और आस धातु स्थिति रहने के सेंस में होता है। ठीक है, तो इन तीनों धातुओं के योग में यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग हो तो जो अधिकरण होता उस अधिकरण को कर्म संज्ञा दे देंगे, अर्थात उसे कर्म कहेंगे। और कर्म संज्ञा मिल जाने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी न लग करके द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, देखिए प्रयोग कैसे करेंगे, यही हमने लिखा है इस पर कि अधि उपसर्गक सिंह स्था और आस धातु के अधिकरण की, ठीक है, क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा अर्थात संज्ञा मतलब नाम, नाउन माने संज्ञा होता है ना, संज्ञा मतलब नेम, ठीक ना। मतलब अधि उपसर्ग अगर नहीं होता तो जिसको हम अधिकरण कहते हैं ना, जिसको हम अधिकरण कारक कहते हैं, अधि उपसर्ग आ जाने के कारण उसी अधिकरण को हम कर्म संज्ञा कहेंगे, अर्थात उस अधिकरण को कर्म का नाम दे देंगे, मतलब उसको कर्म कारक कहेंगे। ठीक है, अर्थात कर्म कारक दे देंगे मतलब उसको कर्म कारक कहेंगे, मतलब उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। लगनी थी कौन? सप्तमी विभक्ति अधिकरण होने के कारण, लेकिन लगाएंगे अब द्वितीय विभक्ति क्योंकि हम उसको कर्म बना चुके हैं, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति न लग करके द्वितीय विभक्ति लगती है। स्पष्ट है? उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, ये हो गया सिंह धातु का उदाहरण, सोते हैं, बैठते हैं स्था धातु, और हैं आस धातु का उदाहरण हो गया। हरि बैकुंठ में सोते हैं। चूंकि यहाँ पर अधिकरण शब्द भी आया है तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि अधिकरण यहाँ पर कैसे है। तो अधिकरण कारक पढ़ाते समय हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, परंतु आज थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, जो आधार होता है ना उसी को अधिकरण कहते हैं। आधारोधिकरणम सूत्र आएगा अधिकरण कारक में। ठीक है, आधार अधिकरणम, आधार जो है ना
उसी को अधिकरण कहते हैं। मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ तो ज़मीन मेरा अधिकरण है। मैं कमरे में हूँ तो कमरा मेरा अधिकरण है, कमरा मेरा आधार है और इस कमरे को अधिकरण कहेंगे। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आप बिस्तर पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप सड़क पर चलते हैं, ये सड़क, बिस्तर, कुर्सी, घर, ये सब क्या हो गया? आधार हो गया और इसको कहेंगे अधिकरण। तो यहाँ पर वाक्य है हरि बैकुंठ में सोते हैं। तो सोना एक क्रिया है और इस क्रिया का आधार क्या है? बैकुंठ में। बैकुंठ इस क्रिया का आधार है, इसलिए इस आधार को कहेंगे अधिकरण कारक। ठीक है, तो हम सामान्य रूप से प्रयोग क्या करेंगे? अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना होगा तब यह क्या होगा? अधिकरण होगा। तब इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा? हरि बैकुंठे सेते। परंतु हमें अभी सीखना है अधिसिंह स्थासांग कर्म का प्रयोग, तो यहां पर हम सप्तमी का प्रयोग ना करके देखिए क्या होगा। हरि ही अधिसेते का प्रयोग हम करते हैं, अधि उपसर्ग लगा देते हैं इसी सेते के साथ। ठीक है, अधिसेते का प्रयोग कर दिए। हरि करता है प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया सेते लगा दिए। इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग करना है तो अधि उपसर्ग का प्रयोग कर दिए। अब समझिए, अधि उपसर्ग के साथ सिंह धातु का प्रयोग है, सिंह धातु का ही रूप है सेते, तो अधि उपसर्ग के साथ सेते लगा हुआ है, मतलब सिंह धातु का प्रयोग है। और तो इस स्थिति में क्या होगा? जो कर्म, जो अधिकरण है ना, वो अधिकरण क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। कर्म बन जाएगा मतलब उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, तो बैकुंठे की जगह पर क्या हो जाएगा? बैकुंठम। ठीक है, हरि बैकुंठम अधिसेते। हरि बैकुंठ में सोते हैं। या फिर इसी को और बना दीजिए, हरि बैकुंठम अधितिष्ठति। ठीक है, अधिसेते, सेते का प्रयोग हो गया, सिंह धातु का प्रयोग हो गया, स्था धातु का प्रयोग हो गया अधि उपसर्ग के साथ। अब तीसरा प्रयोग देख लीजिए, ये जो आस धातु है, अध्यास्ते। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, सेते क्रिया है, इस क्रिया का आधार है बैकुंठ, इसलिए इस बैकुंठ में हम सप्तमी विभक्ति लगा दिए। लेकिन यदि इस क्रिया के साथ हमको अधि उपसर्ग लगाना है, ये अधि उपसर्ग लगाना है ना, तो जिसको अधिकरण के रूप में हम जाने थे, अब उस अधिकरण को कर्म जान लेंगे। अब उस अधिकरण को हम कर्म कहेंगे। जब कर्म कहेंगे, उसकी जब कर्म संज्ञा हो जाएगी, तब उसमें सप्तमी न लग करके उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। कब? जब इन तीन धातुओं के साथ अधि उपसर्ग लगा देंगे तब। तो हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठम अधितिष्ठति, हरि बैकुंठम अध्यास्ते। देखिए, आप सिर्फ वीडियो को देखिए ही नहीं, वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए और अपने नोटबुक में उसको नोट कीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप जब भी भूलें तो उस नोटबुक को देख लें। यदि नोटबुक में देखने पर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को आप चला करके देख लें। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक बार, दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी कोई परेशानी हुई तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे सारा कुछ पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और फिर हम इसी टाइप का अगला जो सूत्र है वो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब आपको हम ना एक सूत्र पढ़ाने के बाद कुछ बतलाने जाएंगे जो कि पीछे हम जिसकी चर्चा थोड़ी सी कर चुके थे। हम आपसे चर्चा कर लिए थे कि एक विभक्तियां जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो इसकी चर्चा एक सूत्र पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? उपान्वध्यांग वशः। उपान्व ध्यांग वशः, इसमें विभक्तियां हैं। क्या इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, देखिए
ये एक ही पद है, ठीक ना। इसमें 4 उपसर्ग हैं और एक धातु है, ठीक। इसमें 5 चीज है, 4 उपसर्ग है और एक धातु है। इसको संधि करके ना एक ही पद बना दिया गया है। तो कौन कौन सा उपसर्ग है इसमें देखिए, उप, अनु, अधि और आंग और वस धातु है, ठीक है। उप, अनु, अधि, आंग और वस धातु है, ठीक। उपसर्ग 22 है, बतला ही चुके हैं। इन 22 उपसर्ग में से 4 उपसर्ग को लिया, उप, अनु, अधि और आंग, इन 4 उपसर्ग को लिया। कहा कि इन 4 उपसर्गों के योग में यदि वस धातु हो, वस रहने के सेंस में होता है, जिस सेंस में लिव होता है ना, LIVE, उसी सेंस में वस धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उप, अनु, अधि, आंग और वस धातु के योग में यदि उपसर्ग के योग में यदि वस धातु का प्रयोग हो तो क्या हो जाता है, जहां अधिकरण होता है ना, उस अधिकरण को कर्म मान लिया जाता है, ठीक। उस अधिकरण की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। लिख लीजिए, उप, अनु, अधि, उप, अनु, ठीक है, अधि, आंग धातु के योग में, धातु के योग में वस धातु का प्रयोग हो। वस, एक मिनट क्षम्यताम, ये आंग क्या है, धातु नहीं है, ठीक ना, उपसर्ग है। उपसर्ग के योग में वस धातु का प्रयोग हो, वस धातु का प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रयोग हो तो अधिकरण की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, उदाहरण हम ले सकते हैं, यथा शेर वन में रहता है, शेर वन में रहता है, ये उदाहरण हमने ले लिया, शेर वन में रहता है, ठीक है। सूत्र समझ लिए, सूत्र है उपान्वध्यांग वसः। पढ़ने नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। उपान्वध्यांग वसः अर्थ क्या है, उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग के योग में वस धातु का प्रयोग हो तो अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात जो अधिकरण होगा ना, क्रिया का जो आधार होगा, उस आधार को अधिकरण न कह करके कर्म कहेंगे। कर्म कहने का फल क्या होगा, उसमें सप्तमी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। शेर वन में रहता है, ये वाक्य है। रहना एक क्रिया है, समझिएगा, रहना क्रिया है, वन कर्म है, वन क्या है, आधार है। शेर कहाँ रहता है, वन में रहता है। मेपे पर अधिकरण कर, आप लोग सूत्र ये याद किए होंगे, चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से काकी के संबंध मेपे पर अधिकरण, ये सब संबंध होता है, ये चिन्ह होता है, ठीक ना। तो वन में यह क्या है, अधिकरण है, आधार का चिन्ह भी लगा हुआ है, अधिकरण है, समझना आसान है। शेर कहाँ रहता है, वन में रहता है। तो इसका क्या बनेगा, सामान्य रूप से बनेगा सिंहः वने वसति, सिंहः वने वसति। अब समझिए, ये जो वसति लिखे हैं ना, इस वसति से पूर्व में किसी उपसर्ग का हम प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ वस धातु का प्रयोग है। तो वस धातु का सिर्फ प्रयोग होने से यहाँ जो अधिकरण था वन, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई गई। लेकिन यदि इस क्रिया से पूर्व हम लोग उप, अनु, अधि और आंग, किनका किनका प्रयोग, उप, अनु, अधि और आंग, इसका प्रयोग कर ले
तो जो सप्तमी में प्रयोग किए हैं ना, उस सप्तमी के जगह पर द्वितीया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकरण को हम कर्म बना लेंगे। तो प्रयोग क्या होगा, ध्यान रखिए, ये अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ये हम सिर्फ समझाने के लिए बतला रहे हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है ये वाला, इस सूत्र के प्रयोग से। सिंहः वनम उपवसति, सिंहः वनम अनुवसति, सिंहः वनम अधिवसति और सिंहः वनम आवसति। ठीक है, सिंहः वनम उपवसति, सिंहः वनम अनुवसति, सिंहः वनम अधिवसति, सिंहः वनम आवसति। अर्थ में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। शेर वन में रहता है, शेर वन में रहता है, शेर वन में रहता है, सबका अर्थ यही आएगा। एक विकल्प हमारे पास आ गया कि हम इसको प्रयोग कर सकते हैं सिंहः वने वसति, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हमको इन उपसर्गों का प्रयोग करना है तो सिंहः वनम उपवसति, सिंहः वनम अधिवसति, सिंहः वनम आवसति, सिंहः वनम अनुवसति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को कि यहाँ पर जो उपसर्ग है, इस उपसर्ग में तो अंगौ है, ये अंगौ है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा अंगौ कुछ आया नहीं है। तो ध्यान रहे, ये जो आंग उपसर्ग है ना, इस आंग के ङ का लोप हो जाता है। बचता क्या है? बचता सिर्फ आ है। ठीक, आगच्छति, वहां भी गच्छति है और आंग उपसर्ग लगा है, लेकिन ङ का लोप हो चुका है, सिर्फ बचा क्या है? आ बचा है। हर जगह सिर्फ आ ही लगता है, तो यहाँ आवसति में भी सिर्फ आ लगा है। ठीक, ङ का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।